चलो बच्चों शुरू करते हैं मार्च 2024 का पेपर सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा आंसर वगैरह लिखा है यहाँ पर, अब डिस्कस भी कर लेते हैं हम लोग उसको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट क्या है? एनर्जी है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हैज अ यूनिट ऑफ जूल। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स न्यूटन। तो ऐसे चैप्टर में आपके जितने भी क्वांटिटीज है उनके यूनिट पता होना चाहिए, उस पर सवाल आपको हो सकता है, एमसीक्यू में हो सकता है, एक मार्क केस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट आपको अच्छे से, तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है सुनो, वी कैन सी द सन इवन इफ इट इज अ लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये आप लोग ने लाइट वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम भी तो वही है। अच्छा थोड़ा, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहां से आ गया इसमें? वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन सुन यहां पर सन की बात कर रहा है। सन डूब गया है फिर भी दिखता है ऊपर, सन अभी उगा नहीं है फिर भी दिखता है ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? सुनो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। ये आपका अर्थ है, बराबर? ओके, और यहां पर आपका सन है, SUN सन, SON नहीं। बोले सर मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं, सन की बात करें, बराबर? अच्छा आप सुनो, ये हॉरिजॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? देखो हमको कौन सी चीज दिखाई देती है जो हमारे हॉरिजॉन्टल हो, समझ आ रहा है? अभी फॉर एग्जाम्पल कोई गटर में डूबा हुआ कैसे दिखाई देगा अपने को, है ना? तो जो हमारे लेवल पे होगा वही दिखाई देगा। अच्छा अगर मैं बात करूं ये हॉरिजॉन के नीचे सन एक्चुअल में होता है। अच्छा यहां पर आपका कौन होता है? एटमॉस्फियर। क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फियर। कौन? एटमॉस्फियर। अब यहां पर खड़े हो आप, या मान लो कोई एक बबलू ले लेता हूं, बबलू खड़ा है जो क्या है? टकलू, बाल बनाया मैंने उसके सर पे। अच्छा आप सुनो, सन से आने वाली जो रे होती है ना, वो रे ऐसे आती है, ठीक है? और यहां पर मैं नॉर्मल बनाता हूं, आप लोग ने वो इसमें पढ़ा होगा ना, ग्लास स्लैब में नॉर्मल बनाते हैं, लाइट ऐसे आती है फिर ऐसे बेंड होती है, बराबर है? तो मीडियम चेंज हो, यहां पर क्या है? वैक्यूम है, और यहां पर आपका एटमॉस्फियर है जिसके अंदर एयर और बहुत सारी गैसेस रहती है, बराबर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मालूम है ना? तो यहां पर एक अनदर मीडियम है, तो मालूम है कि अगर जो लाइट है वो मीडियम चेंज करेगा, रेयर टू डेंसर आएगा, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। इसका रास्ता ऐसा है, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और हमारी आंख में घुसेगा, है ना? अब यहां पर आप खड़े हो, यहां पर बबलू खड़ा है फॉर एग्जाम्पल। कौन खड़ा है? बबलू, जो है टकलू। अच्छा इसको क्या लग रहा है कि रे कहां से आ रही है? ऐसे आ रही है। किधर से आ रही है? ऐसे। इसको लगेगा कि ये सन इधर है, लेकिन एक्चुअल में कहां पर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना लाइट का बेंड होना, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा डेफिनेशन? whenever the ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium its direction changes, this is called refraction of light। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है, सन से आने वाला, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा। इवन स्टार वाला भी बोलेगा ना आपको कि रात में आप जो जितना एक्चुअल स्टार जितनी हाइट पर होता है उससे कहीं ऊपर दिखाई देता है, तो ये भी किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोग ने, बराबर? तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, बाकी तो आंसर्स वगैरह यहां पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे सुनो, तो ये याद रखना, पेपर सॉल्व करो तो याद भी करते जाओ। अच्छा आपको पता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे आप लोग ने, जैसे अल्कोहल पढ़ा होगा तो OH ये लिखते हो आप, बराबर है? अगर आपने अल्डेहाइड पढ़ा होगा तो चो लिखते हो, CHO, सिंगल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड खाली रहता है ना, कहीं बॉन्ड करेगा, बराबर है? अच्छा और कीटोन लिखते हो ओनली CO, ऐसे, या तो सिर्फ CO भी लिखते हो, नहीं मालूम? फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद करके जाना। अच्छा अब यहां पर पूछा है कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक होता है कुहू, कुहू, COOH। क्या होता है बोलो? COOH। क्लियर है सबको? यस एवरीबॉडी? ओके, याद रखना अल्कोहल रहेगा तो ओ, पी के अल्कोहल, ओ, OH। समझ आ रहा है?
अल्कोहल रहा तो OH, अल्डेहाइड रहा तो चो, CHO, चो। समझ में आ रहा है? अच्छा, और कीटोन बोलेगा तो को, CO, और O जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ता है। समझ आ रहा है बात? अच्छा, और अगर आप कार्बोक्सिलिक बोलेगा तो कू। अच्छा, कोई ना ये H को ना, H की आवाज भी कूच भी पड़ता है, वैसे ही बोल सकते हो। H की आवाज COOH, तो कूच ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे याद रहे। इधर नहीं होना चाहिए, जो भी होता है इधर को घर पे रखने का। ये भी नहीं होना चाहिए। आगे सुनो, ये समझ में आ गया? तो सिंपली आपको ये लिखने का है फॉर्मूला। हाँ, तो डैश इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। ठीक है, नेक्स्ट, इन सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप मालूम है आप लोगों ने? वॉच रिपेयरर को देखा होगा, कभी घड़ी बनाने गए होंगे, तो वो एक छोटा सा डब्बा निकालता है, ऐसे आंख में पहनता है, ऐसे ऐसे यहां पहन के नहीं करता है, वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये चैप्टर में आपको दिया गया है। कितना कॉन्वेक्स लेंस होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा बात को। ठीक है, तो यहां पर इन सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। कितना बोलेगा तो एक। ठीक है, अच्छा उसके बाद टिनिंग। अच्छा, इधर ये अभी नहीं दिया हुआ फॉर। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लेयर मोल्टेन टिन। टिन को मेटल के ऊपर, आप लोग ये जो हथियार नहीं रखते हुए पिन वगैरह, नहीं बराबर, तो ऐसे मेटल के ऊपर जो है ना, आप लोग देखते हो कि ये कितना जो है ना शाइनी रहता है। नहीं समझ में आ रही बात? तो आप मेटल को क्या करते हो, करोजन से बचाने के लिए। आप लोग ने ये क्या नाम है, प्रोटेक्शन फ्रॉम करोजन वाले टॉपिक में किया होगा। कौन सा चैप्टर? मेटलर्जी वाला जो चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 आपका, उसके अंदर लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ लेना प्रोसेस। एनाडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, समझ में आ रहा है सारा, टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सब अच्छे से करो। अलॉय क्या होता है, ये सारी चीजें अच्छे से करो। हाँ, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर का एंड पॉइंट। तो टिन बोल दिया ना, तो टिन ऐड करना, टिन मेटल के ऊपर टिन का लेयर चढ़ाना, टिनिंग। बहुत आसान है, मेटल की डेफिनेशन भी है। व्हाट इज टिनिंग? क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोल्टेन टिन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस के ऊपर टिन को मेल्ट करके उसका लेयर चढ़ा देना, इसको क्या बोलते हैं? टिनिंग। समझा? व्हाट इज टिनिंग? हाँ, तो टिन का पिघला हुआ जो टिन रहता है, टिन मेटल है, मेटल के ऊपर टिन का मेटल चढ़ा देना, दिस इज कॉल्ड एज टिनिंग। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? टिनिंग बोलते हैं। समझ गया ना कहानी? ओके। अच्छा, गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, कौन बताए? गैल्वेनाइजिंग में किसका लेयर चढ़ाते हैं? वेरी गुड, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। किसका? जिंक का। चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला आंसर मत करना तुम लोग। हाँ, वैसे पिछली बार जब ये आया था तो हाइड्रोजन और हीलियम जिसने भी लिखा सबको मार्क्स मिला, लेकिन हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, क्या करता है भाई? डिक्रीज करता है। तो हीलियम सबसे छोटू है। सबसे छोटा कौन? तू छोटा नहीं क्लास में, सबसे छोटा कौन? हीलियम। क्लियर है? ओके, तो ध्यान रखना यहां पर क्या लिखोगे आप? सिर्फ हीलियम लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। पूरा स्टेटमेंट बनाना चाहते हो बना दो, लेकिन सिर्फ अगर हीलियम भी लिख देते हो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, आगे सुनो। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत आसान है यार, कैल्शियम बोले तो Ca, कार्बोनेट मतलब CO3। हाँ, तो CaCO3 फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मान लो यही क्वेश्चन थोड़ा बदल के अगर पूछना चाहे तो कैसे पूछेगा? अगर आपसे पूछा कि राइट द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलेगा? तो क्या लिखो, कौन बताए? गलत, बता रहा, रुको। Na का चार्ज होता है +1, कार्बोनेट का होता है -2, तो क्रिस क्रॉस होता है ये, 2 इधर 1 इधर, मतलब Na2CO3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Na2CO3। समझा? बोले सर इधर क्यों ऐसा है, बताता हूं। Ca का जो चार्ज होता है ना बच्चों, +2 होता है, क्या होता है? और कार्बोनेट का क्या होता है? -2। सेम नंबर, नो क्रिस क्रॉस, सेम नंबर। बोले सर सेम कहाँ है, प्लस है माइनस है? साइन मत देखो, नंबर सेम है ना। जब नंबर सेम होता है तो क्रिस क्रॉस नहीं होता है। अंडरस्टूड? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। लेकिन सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो Na2CO3। समझ गए ना? ये सिर्फ एक 2 नहीं डालोगे ना, आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो?
एग्जामिनर समझ जाएगा कुछ नहीं आता इसको, ठीक है, सिर्फ बकवास सीना तान के ऐसा घूमता, साइंस आता अपने को, कुछ नहीं आता, एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा उसको, ठीक है, सही है। अच्छा आगे सुनो, राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? टू मेजर स्पेसिफिक हीट, बहुत ही आसान, स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अब कौन बताएगा स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता, हीट रिक्वायर्ड होता है। वेरी गुड वेरी गुड। स्पेसिफिक हीट सिंबल जो है ना, इसको कई बुक में जो है ना स्मॉल सी या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस या तो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों? अभी आपको जो है ना टेक्स्ट बुक में सी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, MC समोसा टी फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, क्यू का, MC समोसा टी, डेल टी मतलब समोसा टी, बराबर है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोग ने, इसमें क्वेश्चन भी आता है आपको, हाँ, हीट चैप्टर में, मास, स्पेसिफिक हीट और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो सुनो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? ये एक आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आप हीट देते हो, क्या दे रहे हो? हीट। इसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? 0 डिग्री। और फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री हो जाएगा भाई? ये नीचे जो आग लगाया हो ना, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर क्या होगा? तो 0 डिग्री से 1 डिग्री करने के लिए, और इसका मास अगर मैं बात करूं, अगर मैं SI में बात करूं, तो ये 1 kg का, फॉर एग्जाम्पल यूनिट मास बोले तो SI में 1 kg, CGS में 1 ग्राम, CGS में कितना? अच्छा, तो 1 kg मास का टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री करने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट को स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको मेजर करने के लिए, ये सी आप मेजर कैसे करते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए? तो आप इस्तेमाल करते हो, मैं कुछ दूं, आप यूज करते हो कैलोरीमीटर। क्या यूज करते हो? अब कैलोरीमीटर पे न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी चीज़ अच्छे से करो, समझ आ रहा है? और जो जो 90+ जाने वाले हैं उनको मैं बोलूँगा कि भाई कर लो उसके न्यूमेरिकल्स, हीट वाले में नहीं आता है मेरे को, अलग से पूछो, मैं करवा दूंगा तुम लोग को समझे? सुबह पढ़ने आते हो ना तुम लोग, जो भी आता रहेगा यहाँ पर, तो 90+ वालों को वो सब न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं, जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, आसान वाले कर लेना, जो पेपर वगैरह में आ रहे हैं ना, वो वाले न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। जिनको 90+ चाहिए वो सब करने का, उनको छोड़ने का नहीं कुछ भी, छोड़ा तो गया, ठीक है, चलो खैर। तो यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने क्या होता है, खत्म। अगर आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, हाइड्रोकार्बन का नाम बोलने का है, बता सकते हो कितने कार्बन है बताओ। ये अच्छा, ये समटाइम आपको ना पुराने पेपर देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है, तो दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये दिया है तो नाम भी पता होना चाहिए, या नाम दिया है और बोलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा भी पूछा है 3-3 मार्क में सवाल, तो दोनों कवर करते हैं हम लोग, मैं बताता हूं कैसे करने का। पहले आप मुझे बताओ कितने कार्बन है, तो लिखो C2। कितने हाइड्रोजन है? C2H6। कौन? 2 कार्बन मतलब कौन होता है? ईथ होता है ना फिलहाल, कौन होता है? ईथ। और अगर आप देखो हाइड्रोजन का नंबर इसका डबल +2 है, 2 का डबल कितना होता है? 4, उसमें +2 करके ये आ रहा है ना 6, मतलब ये अल्केन है। तो 2 कार्बन है तो ईथ है, और अल्केन है तो अल्केन का एन, ईथ एन इथेन, समझे बहन? तुम लोग नहीं रहे, समझ गए? अच्छा, तो इथेन है, ये कैसे पता चलेगा आपको? इधर पे ना एक और चीज, अच्छा अल्केन है, मान लो आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको ये समझ आ रहा है 2 कार्बन है तो इथेन होगा या इथीन होगा, इथाइन होगा, है ना, 3 ऐसे ही चलते हैं ना। अच्छा, ये जो 2 डॉट देख रहे हो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, सब जगह सिंगल सिंगल, कौन होता है? अल्केन। सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? अल्केन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा मेरा? इथेन। ओके,
तो बहुत आसान है। चलो अभी इस पे थोड़ा ना उल्टे सीधे भी सवाल कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? मीथेन, मीथेन CH4, वेरी गुड। ये CH4 लिख दिया आपने। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप लिख दो एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन ऐसे बना देगा, 4 हाइड्रोजन यहां लिख दो, है ना। और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो जहां सिंगल बॉन्ड वहां 2 डॉट, कौन बन गया? मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ गए? ऐसे और ट्राई करते चलो। प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। C3H8। अच्छा अभी बहुत लोग को हो सकता है नहीं आ रहा होगा। CnH2n+2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन। किसके लिए फॉर्मूला ये? अल्केन के। क्या फॉर्मूला है सभी बच्चे? CnH2n+2, CnH2n। अच्छा दुई निकाल दो, अल्कीन बन जाएगा। ओनली CnH2n बोलोगे तो अल्कीन का फॉर्मूला हो गया। अच्छा उसमें दुई और निकाल दो, अल्काइन का फॉर्मूला बन जाएगा। इस पे भी सवाल आता है। हाँ तो ये आपका किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्केन का। ये अल्कीन का। ये याद रखो बात को, दुई दुई निकालते जाने का। CnH2n+2 अल्केन, CnH2n, CnH2n-2। समझ गए? अच्छा चलो अभी फिलहाल अल्केन का है। मैंने बोला कि प्रोपेन। अच्छा 10 तक आपको नाम तो याद है ना? ईथ, मीथ, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोन, डिक। नहीं आता है? क्या बोलेंगे बोलो? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। बराबर? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। डिक, डिक। रैप बन गया रे इधर। ओके तो कैसे ये लाइन वाइज याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको नाम दे दिया प्रोपेन, तो प्रोप से आपको समझ आना चाहिए 3 कार्बन वाला है। कितना कार्बन भाई? तो ये n पता होना चाहिए कितना है। तो C3 हो गया बच्चों, 3 का डबल मतलब 2 3 देखो 2 3 6 +2 तो 8 हो गया ना। तो आपने डिसाइड कर लिया। अच्छा इसको कैसे बनाओगे? इसका डैश स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस करो। डैश वाला आ गया तो आप डॉट भी बना सकते हो। चलो 3 कार्बन लाइन से पुट कर दो, 1 2 3 कर दिया। अच्छा आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हो आप, लेकिन अभी आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोला है। तो कितने हाइड्रोजन है? 8। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सॉरी, सही है? बोलो बोलो। डन। डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो, 3 मार्क में सवाल पूछ चुका है, वापस दोबारा आ सकता है। हाँ तो उल्टा सीधा कैसे भी सवाल आ सकता है। जैसे इसके अंदर पूछा डॉट दिया हुआ है, पहचानने बोला है, तो इथेन है, खत्म। कितना आसान है। आगे बढ़ जाए। ओके ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है सबको? 1.33। पानी जो पीते हो ना, 1.33। अच्छा ये और भी दूसरे नंबर में 4/3 करके भी देता है। क्या देता है? 4/3 डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आएगा? 1.33। तो 4/3 भी याद रखो, 1.33 भी याद रखो। अच्छा आपको लिस्ट में ना एक और सब्सटेंस दिया जिसका रिफ्रैक्टिव सबसे ज्यादा है, कौन बताए? वेरी गुड। नंबर कितना वो भी बताओ। बहुत बढ़िया, 2.42। ठीक है तो इसका क्या हो जाए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। खत्म हो गया आंसर। गिव रीजन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, खैर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ अच्छा ये वाला आप लोग ने रिएक्शन किया होगा, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, when the gas formed on heating limestone is passed through the freshly prepared lime water। तो आपको ना इसके जो नाम है ना, नाम से फॉर्मूला पता होना चाहिए, नाम से फॉर्मूला। तो अगर आपको लाइमस्टोन बोल रहा है या शाहबाद टाइल्स बोल रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन कौन है? तो ये नींबू पत्थर नहीं है रे भाई। हाँ लाइम बोले तो आपको समझ ना, नींबू समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं। लाइमस्टोन आपका कौन है? जब भी ये नाम आया याद रखो कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं है। हाँ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों।
कौन है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो कैल्शियम का +2 होता है, OH का -1 चार्ज होता है, 1 इधर 2 इधर, क्रिस क्रॉस होता है, CaOH2, CaOH2। अब इसका कुछ रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान रखो। इसमें ना ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनाया गया है, वो तुम लोग को मैं ओके, ये देखो, ये आपके पास एक कोई टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से आपने लगा दिया है कॉर्क, ठीक है, इसके अंदर आपका CaCO3 है, CaCO3, इसको आप दे रहे हैं हीट। क्या दे रहे हैं बच्चों, हीट। तो यहां पर जब आप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोग ने, ये जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये डीकंपोज होगा। क्या होगा, डीकंपोजिशन में इसका एग्जांपल पढ़ा होगा आप लोग ने। देखो ये वाला रिएक्शन आप लोग ने किया है कि नहीं, CaCO3 को जैसे ही समोसा मिला गरम गरम, ओके, तो ये आपका CaO में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड, और प्लस CO2 बुड़बुड़ा के निकल जाता है। CO2 इज अ गैस, ऊपर निकलेगा गैस फॉर्म, है ना। तो ये CO2, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, बराबर, और ये पाइप को, ठीक है, हम लोग एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसके अंदर आपका कौन है पता है, लाइम वाटर, CaOH2, CaOH2। तो जैसे क्या होता है, यहां से बुड़बुड़ा के कौन जा रहा है बच्चों, कौन सा कलर लें, ये वाला डार्क वाला, ठीक है, बुड़ 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 बुड़, ये इधर आया, समझ आ रहा है। और जैसे ही ये कौन आया बच्चों, CO2 आया, कौन आया, ये किसके साथ मिलेगा, इधर कौन है आपका, लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, समझ आ रहा है। अच्छा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर CaOH2 प्लस व्हाट, CO2, अगेन बच्चों ये Ca और ये CO2 मिलकर CaCO3 फिर से बना देता है, समझ आ रहा है, जिसका कलर व्हाइट होता है। अब ये और साथ में कौन है, OH, बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। तो ये इसकी वजह से ना, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है इसका कलर मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया, दूध की तरह हो जाता है, मिल्की हो जाता है। समझा कि नहीं समझा। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक डब्बे में आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, इसका डीकंपोजिशन हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड वहीं रह गया, CO2 ऊपर गया, और वो वाला पाइपलाइन किधर कनेक्ट कर दिया आपने, लाइम वाटर में, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वहां पर CO2 उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, जल्दी से बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से दोबारा बनाता है और प्लस वाटर बनाता है। तो इसकी ये रिएक्शन की वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, आप देखोगे मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, समझ रहा है, दूध के जैसा। तो अब ये रीजन समझ में आ गया आपको, देखो वर्ड्स में लिख सकते हो, पूरा समझ में आ गया कहानी, रिएक्शन भी समझ में आ गया। आगे सुनो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डायग्राम वगैरह आपको दिया हुआ है, इधर सुनो। और डायग्राम पे भी सवाल आता है, जो डायग्राम बनाया था ऐसा डायग्राम बनाकर आएगा, और उसमें पहचानना होगा कि किधर पे क्या है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। हाँ, व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, एक से दो या दो से ज्यादा में टूटना, ब्रेक होना, है ना, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन। गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बनाता है, रिएक्शन में बताया, और उसके साथ क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक नाली के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू हम लोग किधर से पास करेंगे, लाइम वाटर। व्हेन दिस CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स व्हाइट कलर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है। दिस मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, तो ये लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। समझ गए, रीजन अच्छा था, समझ में आ गया ना अच्छे से। बस ये इतना ही लिखने का, आराम से आपका। चलो नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग ने वो ये थॉमस एडिसन ने जो बल्ब बनाया वो देखा है, बल्ब सबने, हाँ, इनकैंडिसेंट बल्ब, इसको इनकैंडिसेंट बल्ब भी बोलते हैं। अरे सबने देखा है यार, अंदर वो तार वाला बल्ब, टंगस्टन तार वाला,
अब ऐसा बोला जाता है कि 2000 बार उसने वो बल्ब बनाने के लिए ट्राई किया, तो 2001 टाइम जब उसने ट्राई किया तब उसको सक्सेस मिला। कितने बार ट्राई किया उसने? 2000 टाइम्स बल्ब बनाने ट्राई, तब जाके हमारे घर में उजाला आया। अब बोले सर अब तो नहीं लगाते हम, तो पहली बार जब उजाला आया तो कैसे आया? सर लालटेन जला के आया। अरे इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो इससे क्या मतलब समझ में आता है? खैर वो अलग फिलोसॉफी वाली बात है। हम लोग तो 4-5 बार में ही हार मान जाते हैं ना, नहीं हो रहा है भाड़ में गया, दूसरा कुछ करते हैं। अच्छा खैर, तो उस बल्ब के अंदर जो आपका टंगस्टन का तार है, कौन सा, वो टंगस्टन वाले में क्यों, टंगस्टन का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि हाँ, तो अपना मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हम लोग बोलते हैं, पुरानी बुक में 3380 दिया था, अभी अपने बुक में दिया है 3400, तो लगभग तो उतना ही है। 3400 डिग्री सेल्सियस, कितना अप्रोक्सीमेटली 3400 डिग्री सेल्सियस इसका एमपी है। मतलब इतना ज्यादा हीट करोगे तब ये पिघलेगा। अच्छा, और कोई मेटल क्यों, लोहा क्यों नहीं लगाया? इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। मतलब आप अगर लगाओगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो मालूम है रेड हॉट हो जाता है वो, है ना? तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको लाइट नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है? देखो कई मरतबा आपका बल्ब फ्यूज भी हो जाता है, तो वो तार जो है अंदर का टंगस्टन कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो वो फ्यूज हो जाता है। समझ आ रहा है? तो लेकिन टंगस्टन आप क्यों इस्तेमाल करते हो? तो इसका मेन मुख्य कारण है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेन मुख्य कारण समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, आंसर याद कर लोगे ना? मेन मुख्य कारण बता दिया मैंने, और नंबर, ये नंबर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर टंगस्टन डज नॉट मेल्ट बट बिगिंस टू एमिट लाइट। इस जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हो तो यहाँ पर ये मेल्ट नहीं होता है, इस पर क्या करता है, ये इतना रेड हॉट हो जाता है और लाइट क्या करता है, एमिट करता है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, आप बोले सोलेनॉइड टाइप के, अगर आपने देखा होगा टंगस्टन का सीधा सीधा नहीं लगा होता है, ऐसे कॉइल फॉर्म में होता है, तो वो सोलेनॉइड ही तो होता है। वायर बेंट इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, क्या बोलते हैं उसको? सोलेनॉइड का डेफिनेशन है भाई, समझ आ रहा है? कॉपर वायर बेंट इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। अच्छा ये सुनो, गिव रीजन, ये वाला गिव रीजन तो सभी करके जाओ हर एक चैप्टर से, कुछ भी छोड़ो मत। टेक्स्ट बुक के एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो तो पूरे ही करना है, क्योंकि गिव रीजन अगर आपको आएगा नहीं तो वो मार्क्स चला जाएगा वहां पर। ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर आर्टिकल मतलब चांदी के, चांदी चांदी के जो आर्टिकल होते हैं वो पता है काले हो जाते हैं, है ना? चांदी के पायल पहनते होंगे आप लोग, तुम लोग नहीं पहनते रे, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ए, चुड़ैले पहनती है ना रात में, छन छन छन, है ना? तेरे घर के बाजू में है वो। अच्छा इधर सुनो, तो आप लोग ने देखा होगा कि काली पड़ जाती है, तो काले क्यों पड़ जाती है? तो सुनो, मुंह धोती नहीं है इसलिए काली हो जाती है। ऐसा आंसर मत लिख के आना, हाँ? एजी आपका कौन है? सिल्वर। लैटिन में इसका नाम अर्जेंटम होता है, इसलिए एजी। सिल्वर में नाम में कहीं एजी नहीं होता, लैटिन नाम है। अच्छा, ये जो ना एयर के कांटेक्ट में जब आती है ना बच्चों, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के साथ में, अब आपके पास जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, तो उसमें वैसे ही H2S भी है, अमोनिया भी है, हाँ बहुत सारी गैसेस है। तो ये एजी किसके साथ रिएक्ट करता है? H2S के साथ में मिल के क्या बनाता है? सिल्वर और ये सल्फर मिलकर, सल्फर का जो है ना ऑक्सीजन, ये नंबर होता है -2, सल्फर का क्या होता है, और हाइड्रोजन का +1 होता है, तो Ag का +1 होता है। तो अभी फिलहाल +1 नहीं है, जब ये मिलेगा तब होगा। तो यहाँ पर Ag जब सल्फर के साथ मिलता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सल्फर किसी से जुड़ेगा ना तो क्या, देखो इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, Ag के साथ मिल जाएगा तो सिल्वर सल्फाइड। अब देखो नंबर बता रहा हूं मैं इसका, सुनो, Ag का +1, सल्फर का -2, क्रिस क्रॉस होगा कि नहीं? तो दुई इधर आ जाएगा, Ag2S हो जाएगा। समझ आ रहा है? और आपके पास उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लैक कलर्ड सिल्वर सल्फाइड। तो ये जो है ना सिल्वर के ऊपर H2S रिएक्ट करके उसी का एक ब्लैक कलर का ये बन जाता है Ag2S, जिसकी वजह से सिल्वर आर्टिकल काले पड़ जाते हैं। याद रहेगा, सिल्वर आर्टिकल काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि सिल्वर
एटमॉस्फेयर में H2S के साथ, किसके साथ? H2S का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं जो कि ब्लैकिश इन कलर होता है, ठीक है। इसलिए सिल्वर आर्टिकल कैसे दिखाई देते हैं? काले दिखाई देते हैं। एंड सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो हवा में खुला रखोगे तो काले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसे हवा में खुला मत घुमा करो, अगर सिल्वर के होंगे आप तो काले पड़ जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सुनो बच्चों। तो आप काले पड़ते हो अलग चीज दे रहे, तो टैनिंग बोलते हैं। खैर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन आंसर वाला चल रहा है। ए डोबेराय ट्रायड्स लॉ नहीं मालूम है आपको? मेन रूल क्या? अच्छा इसमें आप लोगों को पता है वो 4 जोड़ी याद रखो, मतलब 4 तोड़ी है एक्चुअल में, जोड़ी नहीं है। 3-3 की पूरा ग्रुप बनाया ना उसने, ट्रायड्स। लीनाक, केसरबा, कलबली नहीं है रे। कौन कौन से ग्रुप याद रखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। कौन है रे बैगन? ऐसा तेरे को बैगन ही खिलाता हूं मैं। सुनो, लिनाक, लिथियम सोडियम पोटासियम, पोटाशियम। उसके बाद केसरबा, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम, और कलबरी, सीबीआई बोलता हूं उसको। तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। उसके अलावा कौन है? एसएसटी है। एसएसटी लास्ट में दिखाई दे रहा है। सेलेनियम टेलुरियम, एस सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, एस से देखो, एस से एस है, एस ई है और टी है लास्ट में। किधर है? देखो उधर पे एकदम लास्ट, पेज नंबर 16 लास्ट में जो सेकंड एग्जांपल है ना, सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम, एस, एस ई और टीई। देखो ये वाला चौथा एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। चार याद रहेगा, ट्राइड याद रहेगा, लॉ याद कर लेना अच्छे से। अच्छा लॉ में क्या करते हैं मालूम है? ट्राइड का लॉ क्या है? अगर मैंने 3 का ग्रुप बनाया, बीच वाले का एटॉमिक मास जो है वो बाकी दोनों पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होता है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली बोलना जरूरी है। एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 क्या नाम है, मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। याद किया हुआ है ना इसको? तो ये सब तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको अभी ज्यादा डिस्कस। वैसे एग्जाम्पल याद रखो आपको, हाँ एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो, 4 एग्जाम्पल याद रखना आपने को। चलो आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। फिगर किधर है क्वेश्चन में? चलो ये डायग्राम देख लिया सबने? हाँ, इसके क्वेश्चन के आंसर करना है अपने को। आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। सबसे पहली बात बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोलो बोलो, सब फंस गए। पहले पहले बताओ, मोटर के जनरेटर है। आर यू श्योर? हाँ बोल दिया, फंस गया ये। आर यू श्योर? ये एक जनरेटर है, यहां से पहचानने का। इधर क्या लिखा हुआ है? एमीटर। ए मतलब एमीटर, तो ये करंट मेजर करेगा। तो मतलब करंट ये पैदा होगा तभी तो मेजर करेगा। तो जनरेटर क्या करता है? करंट जनरेट करता है, इट इज अ जनरेटर। अच्छा यहां पर एमीटर या गैल्वेनोमीटर या बल्ब बना के आएगा। क्या बना के आएगा? एमीटर है या गैल्वेनोमीटर है या बल्ब है जो करंट पे जल के बताएगा। तो समझ जाना ये जनरेटर है। अगर इधर बैटरी है, जो बैटरी से मोटर ये घूमेगा, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर होगा। डिस्टिंग्विश समझ में आ गया? कहां से पहचान? दिखता सेम है एकदम दोनों, यहां से पहचानना। समझ गए? ठीक है, तो इट इज अ डीसी जनरेटर। कौन है ये? डीसी जनरेटर। इसके अंदर स्प्लिट रिंग है, उसके अंदर स्प्लिट और स्लिप वाला डिफरेंस होता है। 2 रिंग दिया रहेगा तो एसी जनरेटर है, और एक ही बीच में स्प्लिटेड है तो डीसी जनरेटर। खैर इट इज अ जनरेटर, ठीक है। और आपको पता है कौन क्या है? अगर आप देखोगे तो ये अपना कौन है?
स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका, ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर कॉइल। ये आपका जो है ना कोर होता है, मेटल का कोर होता है जिसके ऊपर आप वायर को वाउंड करते हो, ठीक है। और ये आपका कौन है? एक्सेल। कौन है? एक्सेल। ये कौन है जो साइड में लगे होते हैं? ये दांत घसने का ब्रश। दांत घसने का नहीं, ब्रश नाम होता है इसका। क्या होता है? तो ये इधर पे छोटा सा ऐसे बना रहता है, ब्रशेस बोलते हैं इसको, कार्बन ब्रशेस, है ना, ब्रश। और इसके इसको जो है ना ऐसे ये लगी होती है रिंग, और बीच में से स्प्लिटेड होती है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका और इसका स्प्लिट रिंग। क्या नाम होगा? नेमिंग वगैरह आप लोग ने सबने किया होगा। खैर अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। आ जाओ। तो डायग्राम सभी बच्चों ने देख लिया? हाँ। आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन द इट्स यूज। इसका यूज एक्सप्लेन करना है। तो आपने क्या पहचाना? अच्छा, वहां जो डायग्राम दिया है तो वो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है रे भाई, जनरेटर है वो। गलत दिया भाई, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेटर का यूज क्या है भाई? इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? खत्म। तो ये गलत है, हाँ ध्यान रखो ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय, तो सभी गलत हो गया ना पूरा, तो एग्जांपल यहाँ का कैसे लिखोगे आप? चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी, लास्ट चैप्टर। तो नाम है अपना, समझ आ रहा है? पोलार वाला जो है वो पीएसएलवी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे सुनो, इनके नाम भी लिखा हुआ है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हाँ, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा सुनो, नेम एनी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको दो नाम याद रखना है, पीएसएलवी और जीएसएलवी, ठीक है। लास्ट में देखो ना, लास्ट चैप्टर में आपको ना एक टेबल दिया हुआ है, उसमें सबके फुल फॉर्म याद करो। टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, चैप्टर नंबर 10। और टेबल के पहले ना नीचे आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। पूरे फुल फॉर्म याद करेंगे जितने दिए गए हैं, और टेबल एकदम चाट लो पूरा वो, ठीक है। टेबल जो दिया गया है ना उसके पूरा एकदम अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट चलो आगे बात करें। ए व्हाट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? ये ऐसी गाड़ी होती है जिसपे सैटेलाइट को बिठा के लॉन्च किया जाता है। व्हीकल यानी गाड़ी है भाई। तो अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज यूज्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स स्पेसिफिक ऑर्बिट। मतलब एक कोई खास ऑर्बिट में अपने को पुट करने के लिए क्या करना होता है? ये रॉकेट है अपना, ये व्हीकल है, इसके टिप पे बिठा दो। बता, एक ढक्कन देना जरा कुछ, ठीक है। सुनो, ये आपके पास व्हीकल है, इसके ऊपर हम लोग बिठाते हैं किसको? सैटेलाइट को, और इसको लॉन्च कर देते हैं। समझ आ रहा है? फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। जब ऊपर जाता है तो फ्यूल वाला इजेक्ट हो जाता है, फिर आप कुछ हाइट पे जाके 90 डिग्री रोटेट करते हो, मालूम है कि नहीं मालूम है? फिर इसको कुछ एक वेलोसिटी दे के छोड़ देते हो, तो ये क्या होता है? ऐसे घूमता रहता है कंटिन्यूसली। समझ आ रहा है? चलो, व्हाट इज फ्री फॉल? बहुत बार ये भी आ चुका है एग्जाम में। तो एक ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फेंक देते हो, वो ग्रेविटी के एक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अब इसके अंदर अगर आपने नीचे से ऊपर फेंका वो भी फ्री फॉल होगा, या ड्रॉप किया वो भी फ्री फॉल होगा, याद रखिएगा। फ्री फॉल मतलब आप सोचते हो कि छोड़ना ही होगा, नहीं। आपने एक ऑब्जेक्ट को या तो थ्रो कर दिया या तो रिलीज कर दिया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन में, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी अलोन, और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। फ्री फॉल कहां पॉसिबल है? वैक्यूम में। अच्छा, यहां पर भी अपन अगर छोड़ देंगे तो ये एयर मीडियम है, वहां पर भी फ्री फॉल बोलेंगे। वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एयर को निग्लेक्ट किया करते हैं। एयर को क्या करते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो एयर रोकता है, लेकिन एयर का रेजिस्टेंस हम लोग सॉल्व करते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल इन वैक्यूम, याद रखेगा। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत मरतबा, बहुत बहुत मरतबा पूछा जा चुका है, और हो सकता है आपको इस बार दोबारा आए, क्योंकि इनका फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, पावर वाला। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। लेंस वाला आपका चैप्टर है ना, कौन सा? 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 लेंसेस। 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। लेंसेस में याद रखिए। अच्छा, फिजिक्स में जब आप बात करते हो ना बच्चों, तो एक दो पावर होते हैं,
समझ, ऑप्टिक्स के अंदर जो पावर होता है दैट इज डिफरेंट, और मैकेनिक्स में जो पावर इस्तेमाल करते हैं दैट इज डिफरेंट, वर्क पर यूनिट टाइम एक पावर होता है। और ये वाला जो पावर लेंसेज चैप्टर में आप पढ़ते हो वो होता है लेंस का, पावर ऑफ द लेंस। जैसे आप लोग ने अगर चश्मा पहना है किसी कुछ बच्चों ने, तो आपको मालूम है कि आपके चश्मे का कुछ ना कुछ पावर है, ज्यादातर नेगेटिव पावर है ना? कितना नेगेटिव है नहीं मालूम? अभी सुनो, ज्यादातर जो अभी यंग एज में जो इशू आता है वो आप लोग को जो है ना मायोपिया का इशू आता है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का आपको दिखेगा बराबर, दूर का बराबर नहीं दिखेगा, है ना? चश्मा निकाल दोगे तो मैं धुंधला दिखाई दूंगा, रिजवान सर उस्मान सर दिखाई देंगे, बराबर है? क्योंकि मैं तो रोज पढ़ाता नहीं ना, चश्मा निकाल के अगर कोई बैठेगा बोले आज तो उस्मान सर क्या नाम है आपका साइंस पढ़ा रहे हैं, बराबर? तो ज्यादातर लोग ने वही चश्मा पहना हुआ है, मायोपिया मतलब आपको जो डिफेक्ट है आई में वो कौन सा है? मायोपिया। ये भी पढ़ेंगे अपन आगे, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ये सुनो, तो उसका पावर आपका नेगेटिव है। क्या पावर है? नेगेटिव पावर है। क्या है? नेगेटिव पावर। अब सुनो, तो वो निकलता कैसे है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, चलो ठीक है, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंस चैप्टर में। इस फॉर्मूले को हर एक बच्चे याद को, छोटा सा तो फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/f। ये कौन सा पावर है? पावर ऑफ द लेंस। और ये F का नाम है बच्चों फोकल लेंथ। क्या नाम है? फोकल लेंथ। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इसका जो यूनिट होता है वो कैपिटल D, डायोप्टर, बराबर है? और F मस्ट बी इन मीटर। क्वेश्चन में यूजुअली बच्चों ये जो F है ना सेंटीमीटर में दिया होता है, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाना है, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता, हर एक कोई आराम से 2-2 मार्क्स इसके अंदर कमा सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको F जो है ना क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दिया, तो मीटर में डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? अब कुछ लोग की बत्ती गुलोगी कि डायरेक्ट कैसे ये हो गया। देखो इसका एक लॉजिक बताता हूँ बच्चों। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 1 मीटर। अच्छा अब सुनो, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा बोला आपने, आधा मतलब 0.5 होता है। 50 हो गया 0.5, 50 हो गया 0.5, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायरेक्ट कोई मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक लगाने की जरूरत है। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। खत्म, ये कन्वर्जन हो गया। अच्छा पावर निकालने बोला है अपने को, 1/f, एफ मस्ट बी इन मीटर, तो ये 0.2 लगा दिया। ये सॉल्व करने सभी बच्चों को आता होगा। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ा, दुई इक्का दुई, दुई पंजे 10, 5 आ गया आंसर। बोलो बोलो। और यूनिट लिखना नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, काट लेंगे। यूनिट नहीं लिखा है आधा मार्क्स चला जाएगा। तो 5 डायोप्टर। अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन में आपसे क्या खेल खेला जा सकता है? आपको यहां पर बोलेगा कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपका F पॉजिटिव होगा। हाँ क्या होगा? अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया तो ये ऐसा सॉल्व किया आंसर आ गया, सही है ये। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आपका कॉनकेव लेंस है जो आप लोग ने पहना हुआ है, बराबर है, कॉनकेव है, तो ये नेगेटिव होगा। अब बोले सर हम लोग याद कैसे करें इसको? जरा कॉन्वेक्स लिखो बच्चों, कॉन्वेक्स लिखा, ये लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा ये एक्स को थोड़ा घुमा दिया है ऐसे तो प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ, तो कॉन्वेक्स के लिए एफ भी पॉजिटिव होगा, पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान रखें, अब कॉन्वेक्स का पता चल गया टेक्निक, तो कॉन्केव का क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ गए बात को? यस एवरीबॉडी, कैसे याद रखो क्या टेक्निक है? बोलो कि नहीं, आपको वहां पर लिखा हुआ रहेगा उसी में से ढूंढना है। कॉन्वेक्स का एक्स को थोड़ा टिल्ट कर दिया, प्लस हो जाएगा, तो उसका एफ भी पॉजिटिव आएगा, और एफ पॉजिटिव रख के जब मैं पी निकालूंगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आप लोग ने कॉन्केव पहना है, जिन्होंने भी पहना है यहाँ पर लेंस पहना है कॉनकेव, कॉनकेव का एफ नेगेटिव होता है इसलिए पावर भी नेगेटिव आता है। खत्म हो गई बात। ठीक है, ये आगे भी काम आएगा अपने को, हाँ, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में काम आएगा। अच्छा बोलो ये समझ में आया न्यूमेरिकल सभी बच्चों को? जरा देखो, द फोकल लेंथ ऑफ क्या बोला? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का ये एक्स को टिल्ड किया प्लस, तो मतलब ये +20 हो गया ना, ये कौन हो गया आपका एफ। अच्छा 20 सेंटीमीटर मतलब बराबर, और व्हाट इज इट्स पावर? सॉल्व करके ऑलरेडी बता चुका हूं, 5 डायोप्टर। ठीक है,
चलो अच्छा, यहां पर अगेन क्या बोला है आपने को, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा ये वाला वहीं से करते हैं, इधर नहीं देखेंगे अपन। हाँ ये वाला देखते हैं। चलो चलो, ये इधर आ जाओ बच्चों। ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं ये क्वेश्चन। आपने टेक्स्ट बुक अगर रीड करी है समझ के अच्छे से, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया बढ़िया, इसमें पूरा पूरा स्कोर कर सकते हो। चलो आ जाओ, पूरे ऊपर लिखे हुए क्या क्या फिल करना है, आपको डिसाइड करना है पहले क्या आएगा। अच्छा सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डैश ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, एसपीडीएफ। ओके, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा आगे सुनो, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन डैश एंड ऑल दीज एलिमेंट। तो डैश 1 और 2 वाले कौन होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, सबको मालूम है बच्चों, नहीं मालूम है? 1 और 2 एस ब्लॉक, 13 टू 18 हाँ पी ब्लॉक, 13 से 18, 13 टू 18। तो मैंने क्या बोला, अच्छा 13 टू 18, आगे चलते हैं। इधर देखो, ग्रुप 13 टू 18 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक भी है ना ऑप्शन में वहां पर, इधर आ जाएगा बच्चों पी ब्लॉक। अच्छा, दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल, आपको मालूम है जो पी ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर मेटल भी होता है, मेटलॉइड भी होता है और नॉन मेटल भी होता है। अच्छा पी ब्लॉक ऐसा लोटा ब्लॉक है, लौता ब्लॉक है, जिसके अंदर सारे ट्रेडिशनल एलिमेंट होते हैं। ट्रेडिशनल बोले तो कौन, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, समझ गए? अच्छा, दिस ब्लॉक कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। 3 टू 12 बीच वाले डी ब्लॉक, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक। किधर है डी ब्लॉक, ये रहा। अच्छा, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ग्रुप 3 टू 12 मेटल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेटल्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओनली मेटल्स आ जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, समझ आ रहा है? हाँ, डी ब्लॉक के अंदर भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं, वो एलिमेंट है जिंदगी चांदनी हो गई, वो अभी तुम लोग को नहीं है, वो सब 11 12 में। लास्ट लास्ट एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, समझ आ रहा है, और मर्क्यूरी, Hg। ट्रांजिशन डी ब्लॉक वाले होते हैं, अभी इतना याद रखना अपने को। ट्रांजिशन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक, जो एस और पी के बीच में आ रहा है। शोन एट दी बॉटम ऑफ दी, अच्छा बॉटम में कौन होता है, बॉटम में एफ ब्लॉक होता है, मालूम है, 2 सीरीज, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा अपना, एफ ब्लॉक आ जाएगा। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, एफ ब्लॉक वाले भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अच्छा, सबको याद रखने का अपना अपना टेक्निक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे, समझ आ रहा है? क्लास 10 तक आपको कितना याद रहना चाहिए, ग्रुप नंबर 1 2 याद रहना चाहिए और 13 टू 18 आना चाहिए। जैसे आप 11 में जाओगे तो फिर आपको डी ब्लॉक वाले भी पूरे याद करने पड़ेंगे, साइंस गलती से लोगे तो डी ब्लॉक वाले भी याद करोगे, और उसके साथ एफ ब्लॉक वाले भी है। सबको याद करने का तरीका है, पूरा शायरी है उसके ऊपर, समझ आ रहा है? यारी यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े अगर कूद जाना, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, ठीक है। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, रुका, समझा? ये एफ ब्लॉक की बता रहा हूँ, ऐसे सब याद किया करते हैं इसको। फिर क्या नाम है, एक्टिनॉइड सीरीज हम लोग कैसे याद करते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में फरमाए मोदी नो लड़ाई। ये सब सबका जो है ना याद करने का तरीका है। तो ये अपन जो है ना, जो भी तुम लोग में से साइंस लेगा तो अपन बाद में याद करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ऑल दिस, ये पूरा समझ में आ गया बच्चों, पूरा समझ में आ गया ना कैसे करना है? बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन रहेंगे ही आपको, ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन रहते ही हैं, तो ध्यान रखिए इसको, आपको अच्छे से करना है। अच्छा आप सुनो, ये ग्राफ देख लो, पहचाना ये हीट चैप्टर में क्या, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर। अच्छा फैक्टर आप लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना,
थ्री में बराबर ना, उसके अंदर हाँ साइज, तो साइज हो गया ना, उसके बाद हाँ नेचर है, और कैटलिस्ट, और टेम्परेचर, और कॉन्सेंट्रेशन, हो गया पांच। पांच ही दिया है ना आपको पूरा, बराबर है। उसमें से कितना बोला है, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, तो टोटल फैक्टर पांच है। और आपको जैसे दो दो मार्क और एक मार्क है ना, 3 मार्क का है ना ये, कितने मार्क का है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आपको यहां पर 5 नाम याद है, पांचों लिख दो, लेकिन आपको 4 पे 2 मार्क मिल जाएगा। एक फैक्टर लिखोगे ना, सिर्फ नाम, आधा मार्क्स मिलेगा। और अगर एक्सप्लेन एनी उसमें से कोई एक को एक्सप्लेन कर देते हो तो उस पर 1 मार्क मिल जाएगा, यानी टोटल 3 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। समझ गए? तो वो भी आंसर बहुत अच्छे से करो, देखो कितना इजीली आप इसमें मार्क्स कवर कर सकते हैं। एक बार डिस्कस कर ले। ये हो गया। ए सुनो रे, सुनो सुनो, बाकी चल रहा है एकदम मस्का है, हाँ? मस्का चल रहा है एकदम। चलो, ए फैक्टर पहला याद कर लो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का नेचर क्या है, रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, या मॉडरेट है। समझ आ रहा है? तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना अच्छे से तेजी से रिएक्शन होगा। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर। कितने फैक्टर? 5। पहला नटूरे, इसको नहीं याद करोगे तुम्हारा फटूरे खराब हो जाएगा, हाँ, फ्यूचर, तो ये याद करो। साइज ऑफ द पार्टिकल, दूसरा क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, तो साइज दूसरा वर्ड याद रखो, साइज। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन याद रखिए, ठीक है। चौथा टेम्परेचर, और पांचवा जो है कैटलिस्ट। याद कर लो सभी बच्चे। रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर पर निर्भर किया करता है? काका वही गवा बोलो। नेचर, साइज, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। तो मेन वर्ड आपको क्या याद रखना है, नेचर, साइज, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, बराबर। अच्छा, कौन बताएगा साइज बड़ा होगा तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा, या छोटा होगा तो छोटा होगा? मतलब अगर आपने रिएक्टेंट को पाउडर करके अगर रिएक्शन उसमें डाल दिया, एसिड में डाल दिया कोई इसमें, तो रिएक्शन फास्ट होगा। समझ आ रहा है? और बड़े क्रिस्टल फॉर्म में रहने दिया, रिएक्शन बहुत ही स्लो चलेगा। तो स्मॉलर द साइज, ठीक है, ठीक है, हाँ, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है? चलो, कोई एक फैक्टर को एक्सप्लेन कर दो। अभी इसको क्या लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत है, ये सब याद किया हुआ है आपने, है ना? एनी वन फैक्टर, तो यहां पर सारे को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो। टेम्परेचर, ठीक है, तो इन डीकंपोजिशन ऑफ, जैसे लाइम वाटर आप लोग ने बात किया ना, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइमस्टोन बिकॉज ऑफ, अच्छा ये वाला रिएक्शन पूरा करवाया ना मैंने। लाइमस्टोन में जब CO2 जाएगा तभी तो वो क्या होगा, मिल्की होगा। हाँ, तो आप सुनो, तो आप किसको हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन को, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या नाम है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके वो क्या होगा, मिल्की होगा, बराबर। तो हीट करना जरूरी है ना, अगर आप हीट करके टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं, ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको मालूम है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों के बीच में मान लो ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हुआ है रिसेंटली, ये और वो, वाहिद और अपना नूर, तौहीद, सॉरी, ठीक है। अब इन दोनों की दुश्मनी बहुत पहले से थी, मन में एक दूसरे को पहले ही गाली देते थे, हाँ। अब एक किसी ने क्या कर दिया, कुछ चिंगारी लगा दिया किसी दोनों की, ढिशुम ढिशुम चालू हो गया। अब बस बस चुप चुप, इनका इनका झगड़ा होने वाला था बोर्ड एग्जाम के बाद, गार्डन में मिलने वाले थे दोनों, लेकिन हो गया बोर्ड के पहले, कैटलिस्ट की वजह से। किसकी वजह से? कैटलिस्ट की वजह। कुछ समझ आए कैटलिस्ट का काम क्या है? जो स्लोली होने वाले, बस हो गया, मजाक के हिसाब से बोल रहा हूं, बस हो गया। तो कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को क्या कर देना, उसका रेट बढ़ा देना, समझ गए? जैसे एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहोगे ना, सुनो, तो आपके पास है ना एक पेरोक्साइड वाला रिएक्शन है जो कि स्लोली होता है
हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन देखो, मैं बता दे रहा हूं आपको, एक्सप्लेनेशन करने पे भी काम आएगा। बच्चों ध्यान रखो, ये देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 gives O2 plus H2O। ठीक है, H2O2 gives O2 plus, मतलब अगर आप H2O2 को ऐसे खुला छोड़ दोगे तो इसमें से O2 निकल जाएगा और पीछे बचेगा क्या, H2O। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, लेकिन अगर आपने इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो ये बहुत तेजी से हो जाएगा। और वो कैटलिस्ट कौन है इसका भी याद रखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। ठीक है, नीचे लिखा होगा कहीं पर। ठीक है, तो रिएक्शन अगर मैं इस्तेमाल करता हूं MnO2, खत्म। ठीक है, ध्यान रखना कैटलिस्ट। और बाकी अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूं, ये सब आप लोग ने याद किया होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है सबको, रिएक्टिविटी सीरीज याद है क्या सबको? क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? कैटरीना ने ली कार, मंगाई ऑल्टोज एंड फरारी, सुन के परवीन बॉबी क्यों हो गई एंग्री। याद है सबको ये क्या मालूम है, इससे आप डिसाइड कर पाते हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर ये आंसर है। चलो, वो नेचर हो गया उसका। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कैटरीना ने, तो मतलब पोटाशियम और सोडियम कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव, जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, ये रिएक्टिविटी पता कैसे करते हैं? आप मेटल लेते हो, डाल देते हो एसिड में, किधर डाल देते हो? मेटल लेते हो, एसिड में डाल देते हो, जो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके हाइड्रोजन निकाल रहा है ज्यादा, जिसमें ज्यादा एफरवेसेंस क्रिएट हो रहा है H2 का, वो ज्यादा बुड़बुड़ कर रहा है, वो समझ जाने का उसका रिएक्टिविटी क्या है सबसे ज्यादा। समझे? अच्छा चलो, ये ग्राफ देखा था सबने बच्चों? ग्राफ देखा था, अभी दिखाया था मैंने, हीट वाले चैप्टर का। हाँ, तो उस पर सवाल है, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट? ग्राफ क्या बता रहा है? हाँ, तो यहां पर लिख दो, ग्राफ इज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको वहां दिखेगा, इधर दिखेगा टेम्परेचर, इधर दिखेगा टाइम, इधर दिखेगा, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोलेंगे? तो ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, व्हाट डज लाइन ए बी रिप्रेजेंट? ए बी लाइन कहां दिखाई दे रही है? टेक्स्ट बुक में आप लोग निकालो, ग्राफ दिख रहा होगा, ए बी लाइन दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है ए बी लाइन पे मालूम है? आइस, ऐसा ग्राफ है ऐसा। हाँ, तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब आप हीट कर रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको मालूम है कि जब आप आइस को क्या करते हो, हीट देते हो, तो वो मेल्ट होता है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं? अच्छा, जब ये मेल्ट हो रहा होता है तो हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो मेल्टिंग में यूज कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ आ रहा है? तो मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस हो वो क्या नहीं करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। समझ आ रहा है? वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, पहले ऐसा है, पहले ऐसा है, फिर बाद में ऐसा है। तो ये वाले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या हो रहा है? और वो भी 0 डिग्री पर। देखो पॉइंट पढ़ो, व्हाट डज ए बी रिप्रेजेंट? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे तो बी से सी ऐसे चल रहा है ग्राफ, ए बी, बी टू सी। बी टू सी में ग्राफ ऐसा हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये कब हो रहा है पता है? जो आइस है ना वो पूरा मेल्ट हो चुका है, अब हीट दोगे तो क्या होगा? अब ये पानी बन चुका है, तो हाँ ले लेगा बराबर, हीट एब्जॉर्ब करके अब वो पानी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 0 डिग्री से कितना तक बढ़ेगा? 100 तक बढ़ेगा। 100 के ऊपर 101 नहीं जाएगा वो, क्योंकि 100 डिग्री उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। फिर उसमें वापस फेस चेंज होने लगेगा, ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। वेरी गुड। सुनो, द लाइन बी सी रिप्रेजेंट राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छे से करके जाओ, जैसा सवाल वैसे जवाब देना। ये भी बहुत बहुत बार रिपीट कर चुका है बच्चों ऐसे टाइप के सवाल। सुनो, इसमें ना ये डायग्राम देख के सबसे पहले तो आपको डिफेक्ट पता करना है, कौन सा डिफेक्ट होगा। समझ आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफेक्ट पता करने का है,
इमेज कहां बन रहा है ये बताना है, उसका पोजीशन, और लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। अगर ऐसा डिफेक्ट किसी को है तो कौन सा लेंस लगाओगे? समझ आ रहा है? तो बहुत आसान है, सुनो। ये पीछे वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीन ऑफ योर आई। हमारी आंख की जो स्क्रीन होती है ना, पर्दा होता है, जैसे आपने प्रोजेक्टर लगा था, याद है आपको? तो प्रोजेक्टर से लाइट इधर फॉल करती थी, तो ये आपका स्क्रीन है जहां पर दिखाई देता है। तो आप सुनो, हम भी जब आप, जैसे मैं आपको देख रहा हूं ना, तो आपका इमेज मेरा पीछे ये जो ये दिखाई दे रहा है रेटिना, इस पे बनता है, ठीक है? तो मेरी आंख सही है, तो आपका इमेज कहां बन रहा है? एकदम प्रॉपर रेटिना पे बन रहा है। आप लोग मुझे एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहे हो, बराबर। लेकिन अभी जैसे किसी को कोई डिफेक्ट है, तो उसका इमेज कहां बनता है? रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इधर पे। अच्छा, इसको फ्रंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बिहाइंड। तो अगर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पहले ही लाइट कन्वर्ज हो जा रहा है, तो मतलब आपको मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है। क्या है? तो डिफेक्ट कौन सा है, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मायोपिया, नियर साइटेडनेस, और बिहाइंड द रेटिना, दोनों ही केस के अंदर आपको धुंधला दिखाई देगा। ये दूर की चीज है जो आपको धुंधली दिखाई देगी। यहां पर ये जिसको है उसको कौन सा पिया है? हाइपरमेट्रोपिया है। कौन सा पिया है? मतलब फार साइटेडनेस है। अच्छा सुनो, फार साइटेडनेस, अगर ये नाम फार इसमें आया ना, तो फार साइटेडनेस का मतलब फार दूर का दिखेगा बराबर, नजदीक का प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना? तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पहचानना, बार बार प्रैक्टिस करो। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मायोपिया, बिहाइंड द रेटिना हाइपरमेट्रोपिया। समझ आ गई बात? अच्छा चलो, डिफेक्ट का नाम मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इमेज का इमेज कहां बनेगा? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इधर पे बिहाइंड द रेटिना। अच्छा, इसको दूर करने के लिए अब मुझे बताओ, यहां पर सारे लगभग जो बच्चे चश्मा पहने उनको क्या है भाई? मायोपिया है। तो सबने, आपने कौन सा लेंस पहना हुआ है? कॉनकेव लेंस, जो कि एक नेगेटिव पावर वाला लेंस है, याद रखिए। पावर पे भी सवाल आ सकता है कि व्हाट मस्ट बी द साइन ऑफ इट्स पावर, या व्हाट मस्ट बी द पावर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मायोपिया में नेगेटिव पावर होता है और इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव पावर होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस, और इधर पे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, खत्म। प्रैक्टिस करो। अच्छा, पीवाईक्यू अच्छे से करके जाओ। ओके, राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पढ़ रखा है बहुत अच्छे से आपने? नहीं पढ़ा इसको? बड़ा सा बहुत पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन उसको छोटा छोटा कर लो आप लोग। जैसे यहां दिया हुआ है, ये भी परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो। आपको मालूम है आयनिक कंपाउंड, जैसे आपका सॉल्ट, बराबर है, कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, बराबर है, ब्रिटल होता है, मारा तो बुक्का बुक्का हो जाएगा, तो ब्रिटल होता है। ये सब पॉइंट लिख सकते हो आप। तो इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, ब्रेकेबल। हाँ, अच्छा, एमपीबीपी इनका हाई होता है, क्या बोलोगे? दे हैव हाई एमपीबीपी, दे हैव हाई एमपीबीपी। अच्छा, आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं कि नहीं? पानी में डाला तो घुल जाता है, लेकिन दे आर इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट? अरे ऑर्गेनिक, इन अलग बोला मैंने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो दे आर इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी एक वर्ड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जैसे कौन? आप पेट्रोल में डाल दो, केरोसिन में डाल दो, ये घुलेगा नहीं, पानी में घुल जाएगा। किस में नहीं घुलेगा? केरोसिन में नहीं घुलेगा, पेट्रोल डीजल में नहीं घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलेगा। समझ गए बात को? तो सॉल्युबिलिटी पे एक पॉइंट बोल दो। चलो पहले फिजिकल स्टेट पे बोल दो। सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है? दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट, एंड दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल, दे हैव हाई एमपीबीपी, दे आर soluble in water, they are insoluble in organic solvent like kerosene और पेट्रोल। समझ आ रहा है? अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर लेते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है? लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में होंगे, या मोल्टेन या तो एक्वस स्टेट, क्या बोलते हैं? मोल्टेन या तो
मतलब अगर आपने इसको पिघला दिया हीट करके, या इसको पानी में डाल दिया और एक्वस बन गया, पानी के साथ है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। बहुत आसान है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड, एंड लिक्विड को मोल्टेन भी बोल सकते हैं या फ्यूज्ड भी बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। हाँ, पढ़ो। कैन नॉट कंडक्ट व्हेन इन सॉलिड स्टेट, फ्यूज्ड, मोल्टेन, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट को साथ में कंबाइन करके लिख देने का। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड, फ्यूज्ड और मोल्टेन एक ही चीज है, मतलब वही है, पिघला हुआ, एंड एक्वस मतलब पानी में। समझ आ रहा है? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड या एक्वस, ठीक है, फ्यूज एंड एक्वस। फ्यूज की जगह आप मोल्टेन लिख सकते हो, और सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर। अपने हिसाब से बना सकते हो पॉइंट को। हाँ, ठीक है। अगेन ये डायग्राम वाला है, एक्टिविटी बेस्ड है, जरा चेक करते हैं। हो गया? ये देखो, ये चैप्टर नंबर 1, ये डायग्राम पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बता सकते हो? यस, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी दिया है तो डी स्क्वायर। समझ गए? बस बस, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होगा ना सबको? हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, बराबर। सबने एकदम अच्छे से रेक्टाफाई किया हुआ है इसको, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट attracts every other object with a definite force which is directly proportional to product of magnitude of masses, ठीक है, and inversely proportional to square of distance between them। पढ़ रखा है सबने? कैपिटल जी की वैल्यू भी याद किया होगा, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, विद यूनिट याद करने का इसको। हाँ, इस पे भी आपको छोटे मोटे सवाल हो सकते हैं। खैर, सवाल क्या है? स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लिख देंगे, मिल जाएगा मार्क्स, बराबर। अच्छा, क्या बोल रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ट्रिपल्ड, हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज? सुनो बात को, ये बहुत इजीली, अगर ये डिस्टेंस d की बजाय 3d कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 3d, तो डिस्टेंस समझ लो ये कितना हो गया? 3d हो गया। तो आपका अभी फोर्स कितना है? F है ना? तो जो नया फोर्स होगा वो F डैश बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? F डैश। उसका फॉर्मूला लिखूंगा g m1 m2 अपॉन 3d का स्क्वायर। 3d का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। g m1 m2 अपॉन 9 d स्क्वायर। अच्छा, ये कौन है इतना पार्ट? F, वो F है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हो गया? समझ आ रहा है? तो जो नया फोर्स होगा वो 1/9 फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये बढ़ा के घट गया, बताओ? जो मेरा नया फोर्स है ना, वो पहले वाले के डिवाइड बाय 9 आ रहा है, कम हो गया, डिवाइड बाय 9। मान लो मैं अगर ऐसा नंबर देता हूं, ये 90 है फॉर एग्जांपल, तो 90 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ, अबे पहले 90 था, अभी 90 डिवाइड बाय 9 यानी 10 हो गया, तो बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे, फोर्स कम होगा। समझ गए? डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में है ना, इस वजह से। बोलो, क्लियर है सबको? अच्छा, और क्या बोला है? व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? मतलब अगर ये वाला फॉर्मूला देख लो इसी सिचुएशन में, ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, वन ऑफ द मास क्या डबल हो जाएगा? ये कितना है आपका? m1, ये m2 है ना, इसको अगर 2m2 कर दूं और ये डिस्टेंस वैसे ही रखता हूं, तो क्या होगा? पहले बताओ, f का फॉर्मूला क्या बनेगा? g m1 m2 d स्क्वायर। अच्छा, मास डबल कर दिया, डिस्टेंस वही है, नया फोर्स g m1 2m2 अपॉन, है ना, 2 को आप बाहर ले लो इनटू में ना, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये कौन है जल्दी बताओ? तो जो फोर्स हो जाएगा वो पहले वाले के कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले फोर्स मान लो अगर आपका 50 है,
तो 52 का कितना हो जाएगा 100, तो डबल हो जाएगा। तो ये वाले मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। झालो। अच्छा यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके ये देखो, ये वाला न्यूमेरिकल है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। PYQ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हाँ, तो जो प्रीवियसली पूछे गए वो वाले तो एकदम अच्छे से कर ही लो। एक्सप्लेन करूं उसको? किया ये वाला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है? बोलो, नहीं किया है? ये इधर सुनो, ये आपके पास एक आपका अर्थ है, ठीक है? ये कोई सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। अर्थ के सरफेस से आपकी हाइट कितनी है, मतलब इस सैटेलाइट की हाइट कितनी है? 35780 किलोमीटर। कहां से है ये? सरफेस से। कहां से बोलो? अच्छा, सेंटर से ये रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना? तो अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेंटर से पूरा डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये जो ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा, तो दोनों का सम हो जाएगा ना, बराबर है? तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट यानी आर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइट प्लस अर्थ का रेडियस। हाइट प्लस, तो दिस इज योर हाइट। हाइट कहां से मेजर किया जाता है? अर्थ के सरफेस से। और रेडियस क्या होगा? सेंटर से होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? सेंटर से ये पूरा, यानी दोनों का प्लस नहीं हो जाएगा? एच प्लस आर या आर प्लस एच बोल सकते हो आप, ठीक है? तो आप जहां पर जो है ना, सबसे पहले आपका एच कैलकुलेट कर लो, किधर गया? रेडियस ऑफ द अर्थ ये दिया गया। अच्छा पूछा क्या है, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो सैटेलाइट है ना, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है? अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी? टेंजेंट मालूम है क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है ना, किसी एक पॉइंट पर। तो ये मेरा सर्कुलर ऑर्बिट है। सैटेलाइट जो है ना, यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ी हुई है, कोई रस्सी नहीं लगा है सैटेलाइट में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ये आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है? गोल घूम रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो ये सैटेलाइट ऐसे भाग जाएगा। समझ आ रहा है? तो यानी एट दिस पॉइंट ये गोल ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन एट दिस पॉइंट इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है? देखो सर्कल को क्या है, एक टेंजेंट ना, तो इसलिए इस पे भी सवाल आ सकता है। हाँ, सेंट्रीपिटल तो ये वाला फोर्स है सेंटर की तरफ, ये वाला कैसा है? वेलोसिटी कैसा है याद रखना? टेंजेंशियल। इस पे भी सवाल आ सकता है कि जो ऑर्बिट सर्कुलर मोशन में, ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो कैसा होता है? तो बोलेगे टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल होता है। तो खैर वो कितना दिया है? 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ? मतलब कि अगर ये एक चक्कर लगाएगी तो टाइम कितना लेगी? अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं बच्चों, आप लोग ने लोअर क्लास में भी पढ़ रखा है इसको। क्या आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है? स्पीड का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस अपॉन, ओके, तो मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब सुनो, ये एक सैटेलाइट यहां से चक्कर लगाना शुरू कर रहा है और एक चक्कर लगा के वापस यहां आ जाता है। तो एक चक्कर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कौन बताएगा? हाँ, कौन बोला? कौन बोला? 2πr। कैसे भाई? सुनो, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ना, ये ऐसा सर्कल का जो बाउंड्री होता है,
सरकमफरेंस बोलते हैं ना, तो वो डिस्टेंस ही होता है। वो क्या होता है? तो हाँ, तो बाउंड्री का लेंथ सरकमफरेंस होता है। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई, और ये ऑर्बिट का रेडियस r अपॉन, आप सुनो, एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जैसे अर्थ सन के अराउंड में जब एक चक्कर लगाती है, कितना टाइम लगता है? वेरी गुड, 1 ईयर। वो अर्थ का टाइम पीरियड है। क्या है? वैसे ही कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाती है, तो उसका भी कुछ टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अरे सारे, हर सैटेलाइट का अलग अलग रहेगा। समझ आ रहा है? टाइम, कैपिटल टी। टाइम क्या हो गया? अच्छा, स्पीड मतलब वही वेलोसिटी, वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो वी सिंबल दूंगा। तो ये फॉर्मूला समझ आ गया, v इज इक्वल टू 2 पाई r/t। क्यों आया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि सरकमफरेंस होगा, और अपॉन टाइम आपका टाइम पीरियड होगा। समझ गए? अच्छा, हमको सवाल क्या पूछा? हाउ मच टाइम सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना लेगा? तो कैपिटल टी इज क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो रीअरेंज करेंगे, देखो ये इधर बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला बन गया है। आप इसको टी को यहां भेजो, वी को यहां भेजो, आपका टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? 2 पाई r अपॉन वॉट? वी। वी स्मॉल वी लिखना है, इन्होंने कैपिटल वी लिखा हुआ है, स्मॉल वी सिंबल है। हाँ, कैपिटल वी नहीं होता, स्मॉल वी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपने बना लिया बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला बन चुका है। ये स्मॉल आर की जगह मैंने बोला था क्या लिखेंगे आप? आर प्लस एच। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है, देखो 2, ये कितनी है? 3.142। आर आपका कितना है? 6400 प्लस 35, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। वी आपका 3.08, क्या नाम है, देखो ये काय में दिया हुआ है किलोमीटर में, और ये काय में किलोमीटर पर सेकेंड में। तो मुझे इसको किलो बनाने, किलो की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, और स्पीड भी किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, पर सेकेंड में दिया हुआ है, आर में नहीं है। टाइम आपका सेकेंड में आ जाएगा। कौन है रे? क्या हो गया? टाइम तेरा खराब चल रहा है, बोल मतलब। अच्छा, इसको प्लस कर देंगे, ये नंबर आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 6.28, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसको ऐड करना है सिंपली, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो। बहुत लोग को ऐड करने में दिक्कत होती है। 6400, हाँ, 0 8 11 12 42180। समझ आ रहा है? अब इसको आपको काटना है अप्रोक्सीमेटली, कैसे? इसको 3 लेके करना है, 3.08 है ना, तो इसको आपको जब एग्जाम में आप सॉल्व करते हो तो आप अप्रोक्सीमेट लेके सॉल्व कर सकते हो उसको। 6.28 इंटू 42180 डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे? 3। तो 3 से काटते हैं इसको, 3 2 जा 6, पॉइंट लगा, 3 9 जा 27। अब ये नंबर को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, अप्रोक्सीमेटली आपका ये कुछ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 42180, ठीक है, इंटू कितना? 2.09। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए तो मैं तो 2 ही ले लेता हूँ उसको, लेकिन अभी इतना अप्रोक्सीमेशन मत करो, आप इसका निकालो, लगभग इसके कुछ करीब आएगा। और ये आपका, ये सेकंड में, काय में? ये सेकंड में। अभी सेकंड को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है, मुझे बताओ 1 आर मतलब कितना सेकंड? वेरी गुड, 1 आर मतलब 60 मिनट, फिर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600। तो ये ध्यान रखना, 1 आर इज इक्वल टू बच्चों होता है 3600 सेकेंड। अगर आपको सेकेंड को आर में करना है तो इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं इसको किससे डिवाइड करता हूं? 3600 से, किससे? 3600 से डिवाइड करता हूं, तो ये नंबर, अब आपको ना करके दिखाना नहीं है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना, तो आपको मालूम रहता है कि ये नंबर का आंसर क्या आ रहा है। तो डिफिकल्ट वाले जो है वो डायरेक्ट नंबर आपको याद रख लेने। ये 3600 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 24 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
23.89 लगभग कितना है 20। ये टेक्स्ट बुक वाला है तो नंबर आप पूरा याद करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन वाले ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे आप। समझ आ रहा है? अगर इसमें काटने जाओगे तो आपके सुनो मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको एग्जाम में अपने प्रैक्टिस करके गया है पूरे नंबर्स याद है ये वाले तो अच्छी बात है। अदरवाइज एक एक करके काटते बैठो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना, इसके ऑप्शन में अगर आपके पास कोई दूसरा अच्छा आंसर है जो आपको आता है वो कर लेना। समझ आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन वाला ढूंढ लेना, इसको करने मत जाना। अगर हाँ ये प्रैक्टिस करके गए और यही वाला आ गया 2024 वाला ही 25 में आ गया तो फिर करके आना। समझ आ रहा है? तो मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि आप ये पूरा एग्जैक्टली नंबर लिखोगे। समझ आ रहा है? 23.89 ध्यान रखना इसको। हाँ काटने में एक्चुअल में बहुत गड़बड़ हो जाती है तो आप उसको अवॉइड ही करोगे ज्यादा अच्छा है। ए व्हाट इज सोलेनॉइड बच्चों? एक तार ले लो, चुप रहे चैन आप लोग। एक आप तार लोगे, कंडक्टर लोगे, इसको बेंड करोगे इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। अ कॉपर वायर बेंड इन अ शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। पढ़ो। सोलेनॉइड इज अ कॉइल इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द शेप ऑफ, कैसे वाउंड करोगे? इन द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब अंदर से खाली, हॉलो सिलेंडर एंड हैविंग मेनी टर्न्स, और जिसके पास बहुत सारे टर्न्स होंगे। ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है। ड्रॉ नीट डायग्राम एंड नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। डायग्राम बना दो। टेक्स्ट बुक का डायग्राम है मालूम है ये, चैप्टर नंबर 4। ठीक है बना लोगे ना, कुछ समझाने की जरूरत है इसमें? ऐसे 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 बना देने का। अच्छा अभी सुनो, इसके एक तरफ आपका बनेगा साउथ पोल और एक तरफ क्या बनेगा, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ऐसे घूम के फिर वापस इधर एंटर करेगी, तो साउथ में आती है नॉर्थ से निकलती है, ये भी ध्यान रखना। मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, बराबर है ना? और ये किधर आती है? साउथ में आती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा ये कौन है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? ये आपका सोलेनॉइड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर एक बैटरी लगाया है और ये की है। क्या है ये? की चाबी होती है, मतलब बटन की तरह काम करती है। की लगाओगे तो चालू हो जाएगा। हाँ ये सुनो, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, देख लो फटाफट से। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है अभी अपना, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है हाँ आंसर द फॉलोइंग। पहला वाला देख लो, ये डायग्राम कुछ दिया हुआ है। नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर डिस्पर्जन। अच्छा ये वो प्रिज्म वाला डायग्राम है। व्हाइट लाइट आती है और जो है वो 7 कलर में डिस्पोज हो जाती है ना, सेपरेट हो जाती है। तो आप सुनो सवाल क्या है, नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। तो ये क्या बता रहा है अपने को? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब ए व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स विथ ग्योर। समझ गए? सब याद करने का अच्छे से। आगे सुनो। अच्छा सबसे ज्यादा बेंड कौन सी लाइट होती है? हाँ रेड वाली सबसे कम बेंड होती है, सबसे ज्यादा वायलेट। सबसे ज्यादा बोलो। ओके नेम द कलर दैट डेविएट्स लीस्ट। सबसे कम तो रेड लाइट। हाँ यस एवरीबॉडी, ये बहुत आंसर है, लिखते जाओगे एक एक वर्ड लिखते जाओगे, एक एक मार्क मिलते चला जाएगा। नेम एनी वन फेनोमेना इन नेचर विच इज बेस्ड ऑन अबोव प्रोसेस। रेम्बो मालूम है ना आपको? रेम्बो किस पे काम करता है? जो ऊपर आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उस पर काम करता है। चलो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो आपका कलर का बैंड है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का क्या बैंड, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बैंड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का बैंड है उसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, बराबर। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोला, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड बिलो फिगर। हाँ नेम द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। अच्छा इसके अंदर आपको डायग्राम जरा दिखा देता हूं। ये देखो ये वाला डायग्राम है ना, प्रिज्म वाला। तो ऐसे लास्ट वाले क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, बहुत आसान। डायग्राम बना के आएगा, नीचे क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर करते चले जाओ। 5 मार्क आपके हाथ में है ना, सीधा। ये देखो ये डायग्राम, हाँ जो भी 4 मार्क 5 मार्क जो भी है, 5 मार्क्स का 5। ओके और एनी वन ही करना रहता है ना अपने को उसमें। चलो ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको बच्चों?
ऑब्जर्व डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अच्छा सुनो, इधर क्या बोल रहा है, इधर पे क्या है, एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH। यहाँ कर नेम द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्ट, रिएक्टेंट कौन है, एसिटिक एसिड लिखा है ना, एसिटिक एसिड है कि नहीं है, अरे इधर लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, तो CH3COOH है, समझ आ रहा है। और यहाँ पर और कौन है, सोडियम कार्बोनेट भी है, लिखा है उधर पे, वर्ड्स में लिखा है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है। नाम भी लिख दोगे आप, उसके ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखोगे तो। ए विच गैस कम्स आउट ऑफ एफरवेसेंस, यहां पर कौन सी गैस निकलेगी बता चुका हूं, CO2, वो पाइपलाइन के थ्रू बताया ना इधर पे, ठीक है। व्हाट इज द कलर चेंज इन लाइम वाटर, कर चुके हैं अपन, मिल्की हो जाएगा, वाइट लाइम क्या, मिल्की हो जाएगा, मिल्की, मिल्की लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा, हाँ। इन द अबव एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच कैन बी यूज, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल किए तब भी सेम काम करेगा, बराबर है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा हो जाएगा, NaCO3, बराबर है, Na2CO3, और उसकी जगह पर आप NaHCO3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, बराबर, तो प्रिजर्वेशन के लिए इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, चलो चलो मत कर, चलो एक बार यहां आंसर देख लो। पहला क्या था आपका, तो CH3COH, और कौन हो गया, Na2CO3, ये कौन है, रिएक्टेंट है। कौन सी गैस निकलती है, CO2। कैसा कलर हो जाता है लाइम वाटर का, मिल्की, मिल्की है ना, हाँ दूधिया। और सुनो, सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या सवाल कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट में एक Na और एक H आ जाता है, पहले Na2 था ना, ये बैग क्यों बना, बैठ निकाल, वो दरवाजा खोल के फेंक दूंगा गार्डन में तुम लोग को। ये अभी ज्यादा फील मत करके गिर के क्या होएगा, इधर देख, फील करने लग जाता है वो, बोले मैं बाउंस होके घर पे चले जाऊंगा। ए एसिटिक एसिड इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, समझ में आ रहा है। पेपर अच्छे से सॉल्व करो, 2024 का भी हमारा हो गया, कौन सा, मार्च वाला हो गया, कल के दिन अपन जुलाई वाला करेंगे, और उसके अलावा भी पेपर से वो भी सॉल्व करो।